नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 101 के चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने ये जाना कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। जब हम उत्तर में देखते हैं तो हिमालय पर्वत से विशेषताएं शुरू होती हैं। फिर बीच में हम जाते हैं तो सिंधु और गंगा के मैदान हमें मिलते हैं। अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं हमें मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पाठार की जो विशेषता है वो हम साउथ इंडिया में पढ़ते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले भाग में चर्चा कर चुके हैं। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिए, ताकि चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। डाउट्स हैं आपके तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहां आप अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दर्ज करिए, और वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं, और देख लीजिएगा मेरे हिसाब से 90% अगर क्वेश्चन आने का चांस है इस चैप्टर से, तो क्वेश्चन यही आएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं। यानी कि अगर मुझे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना है तो मैं किन स्रोतों का प्रयोग करूं, किन चीज़ों से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानूं, इस लाइन का अर्थ यह है। तो देखिए, जब भी हम स्रोतों की बात करते हैं खासतौर पर भारत के लिए, तो भारत के इतिहास के बारे में जो हमें पता चलता है वो हमें तीन स्रोतों से पता चलता है। एक है साहित्यिक स्रोत, एक है पुरातात्विक स्रोत, और एक है विदेशी वृत्तांत। जब हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि वैदिक ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। महाकाव्य हैं, महाकाव्यों में रामायण है, महाभारत है। उसके बाद पुराण हैं, संगम साहित्य हैं, बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं। यानी कुल मिलाकर जो किताबें लिखी गई हैं वो सब साहित्यिक स्रोतों में आ रही हैं। लेकिन जब आप पुरातात्विक स्रोतों की बात करोगे तो पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत हैं जो हमें खुदाइयों के दौरान मिलते हैं। जैसे कि मुद्राएं, जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत सारे अभिलेख मिले। महाजनपदों की खुदाई हुई तो वहाँ से हमें अशोक के स्तंभ लेख मिले। इसी प्रकार से बहुत सारी मुद्राएं मिली। तो जब इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ये सब कौन से स्रोत कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। भारतीय इतिहास में आप देखोगे तो अभिलेख मिलेंगे आपको। अभिलेख क्या होते हैं? दीवारों पर, औजारों पर, मृदभांडों पर जो लेख पाए गए वो कौन से लेख हैं? अभिलेख हैं, क्योंकि पहले कागज नहीं था। तो ऐसे में दीवारों पर लेख लिखे जाते थे, औजारों पर लेख लिखे जाते थे, मृद भांडों पर बहुत सारे ऐसे लेख मिले हैं खुदाई के दौरान। ये सब अभिलेख कहलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मंदिरों के अवशेष हैं, सिक्के हैं, घरों के अवशेष हैं, खंभों के गड्ढे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। इन सब पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। जबकि विदेशी वृत्तांतों की बात करोगे तो बहुत सारे यात्री बाहर से भारत में आए। जैसे चीनी बौद्ध यात्री आए, फायान आया, जिसने हमारे इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखकर छोड़ दी। इवन जब आप मिडाइवल हिस्ट्री की बात करोगे तो वो तो सारी की सारी विदेशी वृत्तांतों से भरी पड़ी है। तो साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? तो साहित्यिक स्रोत वो धार्मिक ग्रंथ हैं जो शुरुआत में लिखे गए, जैसे वेद, बौद्ध जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, कविताएं, नाटक। पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? कि उत्खनन के दौरान खुदाइयों से जो चीज़ें हमें मिली हैं बड़े पैमाने पर, चाहे वो सिक्के ही क्यों ना मिले हों, अभिलेख ही क्यों ना मिले हों, स्तंभ लेख ही क्यों ना मिले हों। इवन हड़प्पा सभ्यता की देखो बात तो आपको पूरी पूरी ईंटों से पता चलेगा, मनकों से पता चलेगा, अस्थियों से पता चलेगा। और विदेशी वृत्तांत, जो विदेशी यात्री आए और वो हमारे बारे में कुछ लिखकर छोड़ जाएं, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चले। तो अगर आपको प्राचीन भारत के इतिहास को जानना है तो कितने स्रोत हैं? तीन स्रोत हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी, जिसका चर्चा इस पूरे चैप्टर में की जाएगी। इन स्रोतों को हम दो और भागों में बांटते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो पृथ्वी से बरामद जितने भी अवशेष हैं, चाहे वो मंदिरों से प्राप्त अभिलेख हों, लिखित दस्तावेज हों, ताड़ के पत्तों पर जो पहले पांडुलिपियां लिखी गई, पांडुलिपियां होती हैं जो हाथों से लिखे लिखे होते हैं, जो हाथों से लिखे लेख होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपियां। खंभों पर जो लेख मिले हैं, चट्टानों पर जो लेख मिले हैं, तांबे की तश्तरियों पर जो लेख मिले हैं, ये सब प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। जबकि जो किताबें मिली हैं, लिखित इतिहास मिला है, ये सब द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। यानी कि जो अभिलेख मिल रहे हैं आपको, चट्टानों पर लिखे गए लेख मिल रहे हैं, तांबे की तश्तरियों पर मिले हुए लेख लिख रहे हैं, ये सब कौन से स्रोत हैं? प्राथमिक स्रोत हैं। लेकिन मैं कहूँ किताबें जो मिल रही हैं, लिखित इतिहास मिल रहा है, ये सब कौन से स्रोत हैं? द्वितीयक स्रोत हैं।
लिखित स्रोत भी दो टाइप के होते हैं, एक पांडुलिपि होते हैं और एक प्रकाशित। अब तक हम इतनी बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन करना है तो मुझे किन किन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें मैंने देखा कि तीन प्रकार के स्रोत होंगे, एक साहित्यिक होगा, एक पुरातात्विक होगा और एक कौन सा होगा, विदेशी वृत्तांत। साहित्यिक स्रोतों में कौन से आएंगे, विभिन्न धार्मिक ग्रंथ आएंगे, जीवनियाँ आएंगी और कविताएं आएंगी। पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से आएंगे, खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं वो आएंगे। और विदेशी वृत्तांत आप जानते ही हैं। फिर इन स्रोतों को हम दो भागों में और बांटते हैं, कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। जो हमें वो अभिलेख वगैरह मिले वो कौन से हैं, प्राथमिक स्रोत हैं, और किताबें कौन सी हैं, द्वितीयक स्रोत हैं। अब ये प्राथमिक जो स्रोत हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो पांडुलिपियां और एक प्रकाशित सामग्री। यानी कि देखो, जो चीज़ें आप लिखते हो, एक तो ये होता है हाथों से लिख रहे हो और एक फोटो कॉपी करवा रहे हो। तो जो पांडुलिपियां हैं ये हाथों से लिखे गए लेख हैं, शिलालेख हाथों से लिखे गए लेख हैं। और आगे चलकर जो सामग्रियाँ प्रकाशित की गई हैं, ट्रांसलेशन किया गया है और मशीनों के माध्यम से छापी गई हैं, वो अलग होती हैं। तो प्राचीन ग्रंथों के लिखे जाने के पीछे क्या चीज़ें थीं, यानी कि देखिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, बहुत ध्यान समझना, पता है दिक्कत क्या है आजकल बच्चों की, वो जब पढ़ते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता वो क्यों पढ़ रहे हैं। आप पूछिए 12th के स्टूडेंट से तो पता है क्या बताते हैं, उनसे पूछते जाता है क्लास में, भाई आप क्या बनना चाहते हैं, वो कहते हैं अभी सोचा ही नहीं है। जब आपने अभी तक सोचा नहीं तो आप क्या बनोगे। तो जिस प्रकार से पढ़ने के लिए क्यों जरूरी होता है, तो वैसे ही लिखे जाने के पीछे क्या जरूरी होता है। तो जब आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये किताब लिखी क्यों गई। क्योंकि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के बाद अगर आप ये सोचते हो ये चीज़ बिल्कुल सत्य है तो आप मूर्ख हो। प्राचीन ग्रंथों के बारे में पढ़ने का तो हमें पता चलना चाहिए कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था। जैसे किसी कवि ने राजा के बारे में लिखा है तो पक्का प्रशंसा में लिखेगा, कभी अपने राजा के खिलाफ नहीं लिखेगा। तो हो सकता है उसका उद्देश्य सिर्फ राजा को खुश करना हो। तो जब हम प्राचीन ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि प्राचीन ग्रंथों के लिखे जाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या प्रयोजन था, और वो किन के लिए लिखे गए थे, यानी कि उनको सुनने वाले कौन थे। तो जब हम इन सब का सावधानी से अध्ययन करते हैं तो आप जब प्राचीन ग्रंथों को देखोगे तो ज़्यादातर राज दरबार में लिखे गए हैं। तो साधारण जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप कभी भी देख लो इतिहास की किताबों में राजाओं महाराजाओं के बारे में लिखा होगा, हरिराम नाई के बारे में नहीं लिखा होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो देखो, जब आप प्राचीन ग्रंथों के बारे में पढ़ोगे तो आपको पहली बात तो क्या पता होनी चाहिए कि वो उसके पीछे लिखने का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात ये, वो किसके लिए लिखा गया है, यानी कि उसको सुनने वाले कौन है, उसको पढ़ने वाले कौन है। जब कोई ऐतिहासिक जानकारी के लिए हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि प्रमुख इतिहासकार उपेंद्र सिंह ने कहा भी है कि अगर किसी ग्रंथ की रचना की गई है तो किस अवधि में की गई है, यानी कि किस समय में की गई है, किस रचना काल में की गई है, उस समय शासक कौन था, और अगर वो शासक था तो क्या उस समय के टाइम पीरियड से सब चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत जटिल हो जाती हैं, हमें इतना आसान लगता है बट है नहीं। उदाहरण के लिए जब आप महाभारत को पढ़ोगे तो महाभारत में एक विशिष्ट समय के बारे में पता चलता है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को देखना इतिहासकारों के लिए बहुत मुश्किल रहा है। क्योंकि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी भाषा क्या है, उसकी शैली क्या है, किस शैली में लिखी गई है। इसके अलावा साथ ही साथ वो किस प्रयोजन से लिखी गई है, क्या उसका उद्देश्य सिर्फ राजा को खुश करना था या वास्तव में इतिहास की जानकारी देना था। तो ये सारी चीज़ें हम एक किताब पढ़ते हुए ध्यान देते हैं। आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, दोनों अपने अपने समाज के बारे में बता रहे हैं कि उस समय समाज के बारे में क्या प्रचलित था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते समय हमारे सामने कुछ प्रश्न होने चाहिए कि इस ग्रंथ की रचना क्यों की गई, किसके लिए की गई, समाज में इसका क्या प्रभाव था, संस्कृति में इसका प्रभाव क्या था, एक आदर्श समाज की लीडरशिप कौन कर रहा है, समाज में जो हो रहा था क्या उसका सटीक विवरण दिया गया है या नहीं दिया गया। देखो, जब आप एक किताब पढ़ रहे हो उसी टाइम पीरियड की एक किताब और पढ़ो, तो जब एक ही टाइम पीरियड की आप दो किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी किताब सही कह रही है। और तब आपको ये भी पता चलेगा क्या ये राजा को खुश करने के लिए कही थी। जैसे मान लो एक टाइम पे एक ही राजा तो नहीं था भारत में, और भारत में तो बहुत सारे राजा थे, तो बहुत सारे इतिहास भी हैं। जैसे आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास देखोगे तो एक तरफ तो आप तो को ये पता चलेगा भारत एक समृद्ध है, जबकि जैन बौद्ध साहित्य इसे कुछ अलग टाइप से कहेंगे, जबकि चीनी साहित्य अलग टाइप से कहेंगे। तो जब इतने सारा आप इतिहास पढ़ रहे हो तो उसका आपको कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, आपको उसकी तुलना भी करनी पड़ेगी। तो अब तक बस हमने ये पढ़ा है कि प्राचीन भारत के जो इतिहास के स्रोत हैं वो कौन से हैं और इसका अध्ययन हमें किस टाइप से करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इन स्रोतों की, इन स्रोतों से हमें क्या पता चल रहा है। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। तो देखो, जब साहित्यिक स्रोतों की बात करोगे तो अभी हमने बताया कि साहित्यिक स्रोतों में आते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ, चाहे वेद हो, पुराण हो। तो प्राचीन भारतीय जो साहित्यिक ग्रंथ है ये धर्म के बारे में हमें बताते हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमें बताते हैं, जादू टोने और अनुष्ठान कैसे किए जाने चाहिए, प्रार्थनाएं कैसे की जानी चाहिए, इस प्रकार की कथाओं से हमारा जो साहित्यिक स्रोत, साहित्य ग्रंथ हैं वो भरे पड़े हैं। हमें उससे टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है उस समय के। हालांकि इसके बारे में कुछ समस्याएं हैं, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि वेदों का संकलन कब हुआ,
कुछ कहते हैं नहीं जी इस टाइम पे हुआ, कुछ कहते हैं नहीं इस टाइम पे हुआ। महाभारत के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि किस टाइम पीरियड की अभी तक नहीं पता चल पाया है। मनुस्मृति कब लिखी गई इसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया, कोई डेट टाइम नहीं पता चल पाया है। तो ऐसे में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसके बारे में इतिहासकारों को बहुत मुश्किलें आई हैं। फिर भी वेदों की बात की जाए, उपनिषद की बात की जाए, ब्राह्मण साहित्यों की बात की जाए, सूत्रों की बात की जाए, पुराणों की बात की जाए, ये सब धार्मिक विषय से संबंधित हैं। वेदों की बात की जाए तो वेद 4 हैं। वेद का मतलब होता है जानना। वेद शब्द संस्कृत के विद से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का स्रोत। और ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद मौखिक साहित्य हैं भाई, क्योंकि पहले जो ज्ञान था वो परंपराओं में इस प्रकार से चलता था कि ऋषि मुनि क्या करते थे, अपने छात्रों को वो ज्ञान सुनाते थे, फिर उनके छात्र आगे चलकर अपने छात्रों को वो ज्ञान सुनाते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति साहित्य चलता था। श्रुति मतलब सुनकर साहित्य चलता था। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप मुझको सुन रहे हैं, अगर आपके पास किताब नहीं होती तो आप बस सिर्फ सुनकर ही परीक्षा देते, तो ये श्रुति साहित्य कहलाता। तो वेदों का अर्थ ज्ञान होता है और ये मौखिक रहे हैं, श्रुति रहे हैं, सुनकर ही प्रकट किया गया है। वेदों में भी 3 उपरूप हैं। एक है संहिता या संग्रह, तो इसमें भजन है, प्रार्थनाएं हैं, विसंगतियां हैं, बलिदान के सूत्र हैं, वाद विवाद हैं, ये सब संहिताएं हैं। ऋग्वेद में प्रशंसा के गीतों का ज्ञान है। अथर्ववेद में जादू टोनों का ज्ञान है। सामवेद में गीत या धुनों के बारे में पता है और यजुर्वेद में पूजा अनुष्ठानों के लिए लिखा है। ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मण एक ग्रंथ है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि धार्मिक विषयों पर है। इन पर भी बलिदान और टिप्पणियों के बारे में लिखा है। देखो इनके बारे में अब आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप रामशरण शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप एस के पांडे की बुक पढ़ सकते हैं। और अगर हमें समय मिला तो हम इसके बारे में छोटी छोटी 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो बनाएंगे कि आखिर ये ब्राह्मण ग्रंथ किन्हें कहा जाता है। आरण्य ग्रंथ वो होते हैं जो वनों में लिखे गए, इसलिए इन्हें वन ग्रंथ भी कहा जाता है। उपनिषदों को गुप्त सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत और भी नॉलेज आपको दी जाएगी। छोटी छोटी जो वीडियो बनाई जाएंगी वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इतना ही है। वैदिक साहित्य में कुल मिलाकर ईश्वर को प्रकट किया गया है, ईश्वर के बारे में बात की गई है। इन्हें इसलिए पवित्र माना जाता है। हजारों वर्षों तक इनके बारे में चर्चा है और आज भी होती रहती है। वेदों में बात करोगे तो आप ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में भी जो 2 से लेकर 7 तक की किताबें हैं वो सबसे प्राचीन हैं और इन्हें पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं और ये आप बता रहा हूँ मैं आपको, ना सिर्फ इग्नू में बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए तो ये रामबाण है चीज़ें। तो ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है और ये 10 मंडलों में है। ऋग्वेद की जो किताबें हैं 2 से लेकर 7 तक, ये सबसे प्राचीन है। इन्हें पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋषियों के एक विशेष परिवार द्वारा इन्हें रचित किया गया है, इसलिए इन्हें पारिवारिक किताबें कहा जाता है। जबकि इनका टाइम पीरियड जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, ये ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद की जो पुस्तकें हैं वो 1 और 8 आती हैं, 9 और 10 आती हैं। 1, 8, 9 और 10 नंबर की जो किताबें हैं ये उत्तर वैदिक साहित्य में आती है। तो जब भी उत्तर आ जाए तो इस उत्तर का मतलब दिशा नहीं है, इस उत्तर का मतलब है अंतिम वाली जो समय है। शुरुआती समय को पूर्वार्ध बोलते हैं और अंतिम वाले को उत्तरार्ध। जैसे मैं बोलूँ 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तो 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध क्या है? सन 990 वाले जो सन होंगे वो। मैं बोलूँ 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध क्या है, तो 1990 के बाद वाले जो सन होंगे। तो उत्तरार्ध मतलब जो अंतिम वाले समय होते हैं, ठीक है भाई। तो वैदिक साहित्य में, उत्तर वैदिक साहित्य में 1, 8, 9 और 10 नंबर की किताबें जो है ऋग्वेद की वो आती हैं। और शुरुआत वाले में जो आती हैं, जो पुराने ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? 2 से लेकर 7वें तक। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसी में शामिल हैं। अधिकांश वैदिक साहित्यों में गीत, प्रार्थना, धर्मशास्त्र, धार्मिक मामलों के बारे में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में पशुपालन और उस समय के कृषक परिवारों के बारे में भी जानकारी हमें मिली है। ग्रंथों की एक और श्रेणी होती है सूत्र। ये वैदिक साहित्य के बाद का हिस्सा है। इसे सुने जाने के बजाय इसे स्मृति के रूप में रखा गया है। जैसे बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जब तक थे ना तो तब तक कोई भी इतिहास नहीं लिखा गया था उनके बारे में। लेकिन बुद्ध के मरने के बाद उनकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया, तो वो क्या है? स्मृति है एक तरीके से। इसमें श्रोत सूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र तीनों शामिल हैं। इसके बाद स्मृति ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इस प्रकार की स्मृतियां हैं। जैसे कि मनुस्मृति के बारे में आपको पता ही है। इन स्मृतियों से ना पता क्या पता चल रहा है कि सामाजिक नियम क्या हैं, लोगों को कैसे रहना है। जैसे मनुस्मृति की बात की जाए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे जला दिया था। तो मनुस्मृति की बात की जाए तो इसमें क्या है? इसमें ये बताया गया वर्ण व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, समाज कैसे चलना चाहिए, विवाह के नियम क्या होने चाहिए। तो ये ज़्यादातर स्मृतियाँ ना सामाजिक नियमों के बारे में बता रही हैं। तो ये तो हमारे रहे धार्मिक साहित्य हैं, जिससे हमें ये पता चलता है
कि प्राचीन काल में धर्म कैसा था, धर्म को फॉलोअर कैसे थे और धर्म को किस रूप में माना जाता था, जिसमें वेद और साहित्य की बात की जाएगी। आगे हम इन उन किताबों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमें राजाओं महाराजाओं के बारे में पता चलता है। तो जब हम प्राचीन भारत के राजतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले एक किताब आती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए चीज़ें ना थोड़ी सी लेंथी हैं, तो और समझने में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है। मैं दोहराए नहीं है इसमें, आप चीज़ों को बार बार एक एक बार दो दो बार तीन तीन बार सुनिए, चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। फिर भी जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं दीजिए, अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक एक दो दो मिनट की वीडियो बना के आपकी जो समस्याएं हैं उसे सॉल्व करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करोगे तो इस समय मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। हालांकि इतिहासकारों की अलग अलग राय है, उनका मानना है कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उस अर्थशास्त्र के रचयिता और भी हो सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था पर लिखा हुआ एक कानूनी ग्रंथ है। आज भी भारत की विदेश नीति को जानने के लिए इस ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए इस ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है। इसमें टोटल 15 अधिकरण थे, 15 किताबें थी इसमें, किसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के महामंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और 15 अधिकरण हैं। महाकाव्यों की बात करोगे तो दो महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है, उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। महाभारत के रचयिता व्यास थे, जबकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, जिससे हमें उस समय के प्राचीन जगहों के बारे में पता चलता है। जैसे कि आज भी अयोध्या के बारे में बड़े पैमाने पर इतिहासकार एकमत राय नहीं रखते हैं, आज भी खोजें हो रही हैं। महाभारत से जुड़े हुए ग्रंथों की आज भी खोजें हो रही हैं। दिल्ली में जो आप पुराना किला सुनते हैं, ये पुराना किला आज बीबी लाल के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई कार्य चल रहे थे। दुर्भाग्यवश 2022 में तो बीबी लाल जी का निधन हो गया। तो महाकाव्य की बात की जाए तो रामायण महाभारत से उस समय की सामाजिक प्रथाओं के बारे में पता चलता है, सामाजिक नियमों के बारे में पता चलता है, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। पुराण की बात की जाए तो पुराण जो है व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथों की श्रेणी है। 18 पुराण हैं और कई उपपुराण हैं, जिससे ना सिर्फ हमें धार्मिक विषयों के बारे में पता चलता है बल्कि सामाजिक परंपराओं के बारे में पता चलता है। कुछ प्रमुख पुराण है जैसे वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। इसमें बहुत सारी जानकारी हैं। पुराणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। और ये मत सोचिए आप केवल भारत के धर्म के बारे में पता चलता है, नहीं, पुराणों में प्राचीन राजवंशों के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंडव वंश, आंध्र। इन सभी राजाओं के बारे में भी हमें पुराणों से पता चलता है। मनु के बारे में भी हमें पुराणों से पता चलता है। पुराणों में हमें गुप्त राजाओं के बारे में भी पता चलता है, जिससे पता चलता है कि ये 4वीं से 6वीं सदी ईसा पूर्व के बीच में लिखे होंगे, पक्की बात है। इसके अलावा भगवत पुराण 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हो गया होगा। स्कंद पुराण 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया होगा। पुराणों से हमें नदियों, झीलों, पहाड़ों के भौगोलिक जानकारी भी मिलती है। तो प्राचीन भारत के भूगोल को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए, समाज को जानने के लिए पुराण एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिससे हमें धार्मिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों के बारे में पता चलता है। कुछ इसी प्रकार से प्राचीन भारत में एक और साहित्य चलता है, दक्षिण भारत में संगम साहित्य है। तो संगम साहित्य की बात की जाए तो ये इसमें क्या था, बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी अपनी राजाओं की प्रशंसा में। चूंकि जो ये ग्रंथ लिखे गए थे, ये इनके लिए मीटिंग्स हुई थी, संगोष्ठियां हुई थी, इसलिए इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। ये माना जाता है कि जो संगम साहित्य हैं, इनके लिए 3 सम्मेलन हुए थे। पहला सम्मेलन और तीसरा सम्मेलन मदुरई में हुआ था, जबकि दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम में हुआ था। हालांकि इतिहासकारों के इसमें कुछ संदेह हैं, लेकिन फिर भी साहित्य तो साहित्य था। तो संगम साहित्य की बात की जाए तो कि इन्हें हम तमिल ग्रंथ भी कहते हैं या तमिल साहित्य भी कहते हैं। इससे हमें तमिल जानकारी पता चलती है, साउथ इंडिया के बारे में पता चलता है। ये 400 बीसीई से 200 सीई के बीच में लिखे गए थे, यानी कि 600 सालों के आसपास का इतिहास इसमें कवर होगा। इसके अलावा इसमें संगम साहित्य में जो कविताएं हैं, 30,000 से ज़्यादा पंक्तियां प्रेम और युद्ध पर लिखी गई हैं, जो कि उस समय भाटों के गीत थे। इसमें धर्म के साहित्य के बारे में नहीं लिखा गया। इसमें कवि, शिक्षक, व्यापारी, बढ़ई, सुनार, लोहार, सैनिक, मंत्री, राजा, इन सभी के क्या कर्तव्य हो सकते हैं, डेली रूटीन की जानकारी हमें मिलती है। किससे? हमें संगम साहित्य से। चौल राजाओं के बारे में भी पता चलता है और बहुत सारे शहरों के बारे में भी उस समय के पता चलता है। इवन व्यापार के बारे में भी पता चलता है कि यवन से किस प्रकार से जहाज आते थे। इवन सोने के लिए, काली मिर्च के खरीदने के लिए यहाँ के लोग आते थे, और स्थानीय लोगों को शराब और महिला जो दास होती थी उनकी आपूर्ति की जाती थी। तो इस प्रकार से अब तक हमें पता चला कि वैदिक साहित्यों से, महाकाव्यों से, तमिल ग्रंथों से क्या पता चला है। इसके अलावा देखिए, जब हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें हमें जीवन वृत्तांत, कविताएं और नाटकों से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे किसी की जीवनियाँ लिखी गई हैं, बहुत सारे
राजकवियों द्वारा अपने राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी गई हैं, नाटक रचे गए हैं। तो इस समय हमें उस राजवंश के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि राजवंश समाज में अपनी छवि किस प्रकार से दिखाना चाहता है। जैसे आज फिल्में बनती हैं, तो उन फिल्मों से हमें समाज के बारे में नहीं पता चलता। तो ऐसे पहले नाटक जो थे उससे समाज के बारे में पता चलता होगा, डेफिनेटली, सीधी सी बात है। तो जैसे कि कुछ इतिहासकारों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं। जैसे कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, सारिपुत्र कृष्ण और सौंदरानंद को भी लिखा अश्वघोष ने ही। भास एक नाटककार थे जिन्होंने पंचरात्र, दत्तवाक्य, बालचरित, स्वप्न वासवदत्ता लिखी। कालिदास जी की नाम कौन नहीं जानता। तो महान संस्कृत विद्वान कालिदास ने क्या लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकानिक मित्रम, विक्रमो वशियम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऐसे बहुत सारी कृतियां लिखी जिससे हमें उस समय के शासनकाल के बारे में पता चलता है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। एक और नाटक है देवी चंद्रगुप्तम जिसमें हमें गुप्त राजा रामगुप्त के शासनकाल की घटना के बारे में पता चलता है। पंचतंत्र की कहानियों में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सारे राजाओं की जो जीवनियाँ हैं उससे हमें दिलचस्प इतिहास के बारे में पता चलता है। बाण भट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना करी थी जिससे हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। तो इस टाइप से जो जीवन वृत्तांत है, कविताएं हैं, नाटक हैं, उस समय के कौन कौन से राजवंश रहे हैं, उन राजवंशों का क्या क्या इतिहास रहा है, उनका समाज में क्या स्थान रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। जैन और बौद्ध साहित्यों की बात की जाए तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से कुछ लोग सन्यास की राह पर चल दिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो धर्म था, हिंदू जो धर्म था, सनातन जो धर्म था, इसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। उस बलि जैसी प्रथाएं चलती थीं, जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ऐसे में इन चीज़ों का खंडन किया गया। दुखों से निपटा कैसे जाए, इसके लिए जैन और बौद्ध धर्म हैं, जो कि आगे इसके लिए विशेष चैप्टर भी लिखे गए हैं, जैन और बौद्ध धर्म, जिसमें हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप बौद्ध धर्म की बात की जाए तो ये पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद 3 पिटारे लिखे गए, 3 टोकरियाँ लिखी गई, यानी कि 3 ग्रंथ लिखे गए, जिससे हमें महाजनपदों के बारे में पता चलता है। ये 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जब आप सुत्त पिटक पढ़ोगे तो इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं। जबकि आप विनय पिटक जब पढ़ोगे तो जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे, जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उन्हें अपने जीवन का आचरण कैसा करना चाहिए उसके लिए नियम विनय पिटक में लिखे हैं। जबकि राजा अशोक के शासनकाल के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया था। सुत्त पिटक में 5 निकाय अलग से शामिल हैं जिसमें से खुद्दक निकाय जो है उसमें प्रवचन लिखे गए हैं। जो महिलाएं ना मोक्ष को प्राप्त कर लेती थी उन्हें थैरी कहा जाता था, तो उनकी कहानियों को थैरी गाथा कहते हैं। इसके अलावा जातकों में 550 से अधिक कहानियां हैं। देव, मनुष्य, पशु, परी, आत्मा, विभिन्न प्रकार की कहानियां इसमें लिखी गई हैं। थैरी गाथा में मैंने बताया अभी आपको महिलाओं के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं और भी बहुत सारे बौद्ध साहित्य हैं जिसमें हमें इंडो ग्रीक राजा एक थे मिनेंडर और एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन, इसके बीच में बातचीत पता चलती है। इससे पता चलता है बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत में फैला बल्कि विदेशों में भी फैला है। इसी प्रकार से जैन साहित्यों की बात करोगे तो पता चलेगा जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर हैं और जो वस्त्र धारण नहीं करते वो दिगंबर हैं। तो इनकी भाषाएं, इनकी संस्कृति किन किन क्षेत्रों तक फैली है ये भी हमें इन्हीं ग्रंथों से पता चलता है। आगे ग्रंथों के बाद आती है पुरातत्व के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि खुदाइयों से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं और सबसे ज़्यादा जो इस समय खोज हो रही हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हो रही हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में खुदाई के दौरान बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिल सकती हैं, आपको मिट्टी के बर्तन भी मिल सकते हैं, हड्डियों के टुकड़े भी मिल सकते हैं, घरों के अवशेष भी मिल सकते हैं, मंदिरों के अवशेष भी मिल सकते हैं। हो सकता है अनाज के दाने भी मिलें, सिक्के मिलें, मोहरें मिलें, शिलालेख मिलें। ये सब पुरातात्विक अवशेष हैं जिनका अध्ययन करने के बाद हमें ना उस समय के बारे में पता चलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ोगे तो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें इन्हीं पुरातात्विक अवशेषों से ही पता चला। इवन सिक्कों के अध्ययन से हमें गुप्त राजाओं के बारे में पता चला, कुषाण राजाओं के बारे में पता चला। तो उत्खनन जो हैं, खोज जो हैं, ये इस पुरातात्विक तरीके महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमें व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलू, धर्म, सांसारिक विषय, इन सब के बारे में पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे। जैसे हड़प्पा के बारे में आप पढ़ोगे 5वें चैप्टर में तो पता चलेगा हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, वो लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे। ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी। दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर में आप पढ़ोगे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, ये सब चीज़ें क्या थी और ये सब हमें पुरातत्व से ही पता चलती हैं। पुरातात्विक सामग्रियों में सिक्कों की बात की जाए
तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये क्वेश्चन कई कई बार आया छोटे एग्जामों में। सिक्का एक धातु मुद्रा, देखो सिक्कों से पता है हमें क्या पता चलता है, सिक्कों से हमें पता चलता है कि उस समय कौन से मेटल्स चलते थे, पहली बात। दूसरी बात, सिक्कों के में जो आकृति छपी होती है इससे पता चलता है कि किस राजा का वहाँ योगदान था। सिक्कों से हमें समृद्धि के बारे में पता चलता है, बाजार व्यवस्था के बारे में पता चलता है, व्यापार के बारे में पता चलता है। तो सिक्का एक धातु मुद्रा है, इसका अपना निश्चित आकार है, इसका अपना एक वजन है, इससे हमें मोहर भी मिलती है जिस पर संदेश लिखा होता है। इसमें दो भाग होते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में आप देखोगे तो सिक्कों से हमें साहित्य और पुरातत्व दोनों के बारे में पता चल रहा है। प्रारंभिक भारत में सिक्के तांबे के थे, चांदी के थे, सोने के थे, शीशे के थे। इवन कुषाण काल में हमें सैकड़ों ऐसी चीजें पाई गई हैं जिसमें सांचे से सिक्कों को ढाला जाता था। सबसे पुराने सिक्के जो भारत में, वो हैं आहत सिक्के, जो कि चांदी और तांबे के बने होते थे, जो विभिन्न राजाओं के साथ जारी किए जाते थे, जिसमें देवताओं की चित्र भी छपे होते थे, जिससे उनकी तिथि और नामों का भी उल्लेख किया गया है। गुप्त राजाओं की बात करोगे तो गुप्त राजा सोने के सिक्के जारी करेंगे जिन्हें दिनार कहा जाएगा, जबकि मौर्योत्तर काल के जो सिक्के होंगे वो शीशे, पोटीन, तांबा, कांस्य और चांदी के बने होंगे, कुछ सोने में भी बने होंगे। लेकिन गुप्त काल के बाद सोने के सिक्कों में गिरावट आ गई, जिससे पता चलता है कि व्यापार कहीं ना कहीं खत्म हो गया होगा। तो सिक्कों से हमें व्यापार के बारे में पता चल रहा है, सीमाओं के आदान प्रदान के बारे में पता चलता है। जैसे अगर हड़प्पा के सिक्के, हड़प्पा की मोहरें मैसोपोटामिया में मिली है, मैसोपोटामिया की मोहरें हड़प्पा में मिली है, तो पता चलता है व्यापार होता होगा। तो सिक्के किस प्रकार से जानकारी का स्रोत है, ये बात हमें पता चली। आगे चैप्टर में शिलालेखों की बात की जाती है। तो देखो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते थे हम, मुद्रा शास्त्र, और शिलालेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र। तो जब आप पुरालेख शास्त्र की बात करोगे तो इसमें क्या होंगी, शिलालेख होंगे, मोहरे, तांबे की प्लेटें होंगी, मंदिरों की दीवारें हो सकती हैं, लकड़ी के टुकड़ों पर कुछ लेख लिखा हो सकता है, पत्थर के खंभों पर कुछ लिखा हो सकता है, चट्टानों पर कुछ लिखा हो सकता है, ईंटों पर कुछ लिखा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो पढ़ा जाता है ये शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र। जैसे अशोक का पूरा इतिहास शिलालेखों से ही हमें पता चलता है। अशोक ने किस प्रकार से जो संदेश थे, अगर आप राजा अशोक के इतिहास काल के बारे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शिलालेखों से भी हमें पता चला है। अशोकों के शिलालेख, देखो शिलालेखों से हमें क्या पता चलता है, उस समय कौन सी भाषा चलती थी, उस समय कौन सी लिपि चलती थी, इवन उस राज्य की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थी। जैसे आजकल आप देखते होंगे हर गली कोने पे एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पे विधायक का नाम लिखा होता है। तो उस बोर्ड के विधायक का जो नाम है वो जहाँ जहाँ तक मिलेगा हमें पता चलेगा उसकी सीमाएं वहाँ तक हैं। ऐसी प्राचीन काल में जो शिलालेख हैं इससे पता चलता है कि उस राज्य की सीमाएं कहाँ तक मौजूद हैं, कहाँ तक लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, कहाँ तक उसके नियंत्रण में रेखाएं हैं। जैसे कि अशोक का लुम्बिनी जो स्तंभ लेख है उसमें बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा के बारे में लिखा गया है। इसी प्रकार से जो कुछ अभिलेखों से हमें पता चलता है कि राजा प्रजा को आदेश क्या देता होगा। श्रीलंका के अनुराधापुर की खुदाई में छोटे लेखों वाले बर्तन के ठीकरे मिले हैं, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो शिलालेखों की बात की जाए तो कुछ शिलालेखों से यही पता चलता है कि राजा की प्रशंसा में बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। तो देखो जो भी लेख प्रशंसा में लिखे जाएंगे उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उड़ीसा, जिसे उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था, तो कलिंग में एक लेख मिला है हाथी गुम्फा शिलालेख, जो कि राजा खारवेल के बारे में लिखा गया है। ऐसे प्रयागराज में एक स्तंभ शिलालेख मिला है जिसे समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। कुछ शिलालेखों से हमें बांध, जलाशय, टैंक, इन सब के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि एक शक शासक था रुद्रादमन, इसके जूनागढ़ शिलालेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। तो अभिलेखों से हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास के बारे में पता चलता है, इसलिए इतिहासकारों के लिए मूल्यवान है। चैप्टर के अंत में विदेशी वृत्तांतों के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है। तो बहुत सारे अतिथि भारत में आए, तीर्थयात्री भारत में आए, व्यापारी आए, कुछ लोगों को गुलाम बना के लाया गया, कुछ सैनिक के रूप में आए, कुछ राजदूत के रूप में आए, और ऐसे में इन्होंने कुछ चीज़ें लिख दी भारत के लिए, जिससे हमें भारत के बारे में पता चलता है। जैसे कि जो यूनानी लेखक हैं उन लेखकों में एक नाम पता चलता है, सैंड्रोकोटस। आगे चलकर पता चलता है जो सैंड्रोकोटस था यही चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी प्रकार से एक व्यक्ति आया था, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य में कार्य किया और उसने एक किताब लिखी, इंडिका, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और सेना के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से ग्रीक और रोमन यात्रियों के जो विवरण थे वो भारत में हिंद महासागर से जो व्यापार होता था इसके बारे में बताते हैं। जैसे पेल्स ऑफ द एरिथ्रिन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, इससे हमें भारत के भूगोल के बारे में पता चलेगा। चीनी यात्रियों ने भी समय समय पर भारत का दौरा किया है।
ये बौद्ध यात्रियों के रूप में भारत में आए, तीर्थ यात्रियों के रूप में यहाँ पर आए, और इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में ना सिर्फ लिखा बल्कि भारत के शासन व्यवस्था के बारे में भी लिखा। जैसे कि फाहान आया था 399-414 के बीच में, तो उस समय का इतिहास हमें मिलता है। इसी प्रकार से हेनसांग आया था 693 सी में, जहाँ उसने अपना घर छोड़ दिया था और भारत में वो 10 साल तक रहा था। उसने गुप्त वंश, हर्षवर्धन के समय की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको प्राचीन काल के भूगोल के बारे में जानना है, रीति रिवाजों के बारे में जानना है, दर्शन साहित्य के बारे में जानना है, अनुष्ठान सामाजिक मानदंडों के बारे में जानना है, तो आप विदेशी वृत्तांतों पर निर्भर रह सकते हैं। चैप्टर से जो प्रश्न बनने वाला है वो यही बनने वाला है कि हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो आप कर ही देंगे। आगे चैप्टर यहीं फिनिश होता है। फिर सारांश दिया है, कुछ प्रमुख शब्दावली भी दी है कि पुरातत्व क्या होता है, आर्कियोलॉजी क्या होती है। तो अतीत को समझने के लिए विभिन्न वस्तुओं के अवशेषों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, आर्कियोलॉजी। वह संस्कृति जिसमें पत्थर और तांबे के उपकरण का यूज किया जाता है वो क्या कहलाती है, ताम्रपाषाण संस्कृति। हमें जो चारों चीज तरफ से चीजें घेरी हुई हैं वो पर्यावरण कहला रहा है। इयोलॉजी क्या है, भाषण या लेखों का अंश जिसमें किसी व्यक्ति की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है, हिंदी में प्रशस्ति भी कहते हैं। नियतिवाद क्या होता है, नियतिवाद का मतलब है हम प्रकृति पर डिपेंड हैं। हड़प्पा के बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी रहा और हो सकता है उबाऊ भी रहा हो, बट हिस्ट्री है ही ऐसी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।